गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट चैप्टर पे अमेरिकन भूगोलवेता एल्सवर्थ हंटिंगटन को छोड़ा था। आज मैं इज़ा वुमेन को ले रही हूँ। इनका जन्म मिशिगन प्रांत में हुआ था। मिशिगन जो है ये यूएसए के दक्षिण का उत्तर का राज्य है। मीठे पानी की झील भी इसके सहारे इसी के नाम पर है। इनका जन्म 26 दिसंबर 1878 में हुआ था, अर्थात इनका कार्यकाल 1878 से 1950 तक हुआ। इन्होंने सारी शिक्षा जो है एलिमेंट्री एजुकेशन जो है प्रारंभिक शिक्षा वो मिशिगन राज्य से ही ली। इनको ड्राइंग एंड नेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, पेंटिंग एंड उसमें स्केचिंग वगैरह बनाने में। इन्होंने 1901 से लेकर 1902 में जो मिशिगन विश्वविद्यालय था, नॉर्मल कॉलेज जो था मिशिगन विश्वविद्यालय का, उसमें मैकफेरल जोग्राफर के निर्देशन में इन्होंने कार्य किया। 1902 से लेकर 1903 तक इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के में डॉक्टर W.M. डेविस के निर्देशन में काम किया। और 1905 से लेकर 15 तक इन्होंने प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक गैगरी, बहुत ही फेमस हैं ये एज अ जियोलॉजिस्ट, के साथ येल यूनिवर्सिटी में इन्होंने टीचिंग का कार्य किया। और 1909 में इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि मिली, PhD यानी कि। तो इस प्रकार से 1915 में इनको अमेरिकन भौगोलिक समिति का डायरेक्टर बनाया गया, जहां इन्होंने 20 साल तक काम किया। इसके बाद इन्होंने भौगोलिक यात्राएं की, दक्षिणी एंडीज़ पर्वत पर इन्होंने बहुत काम किया। और 1925 में ईसा वुमेन ने जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने, जहां इन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रूप में अपनी दक्षता का परिचय देते हुए बहुत अच्छा कार्य किया। और बाद में इनके जब रिटायर्ड हुए, मतलब इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया कि ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का नाम ही ईसा वुमेन भौगोलिक विचारधारा के नाम पर रखा गया, द ईसा वुमेन्स स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। मतलब ही हैज़ वर्क सो नाइसली एंड द डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी नेम हैज़ चेंज आफ्टर हिज नेम, द ईसा वुमेन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी दिया गया। इस प्रकार से इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक किताब रखी और अपने उद्देश्यों को इस किताब के अंदर रखा। इसमें इन्होंने किताब में लिखा, इन्वर्टेड कॉमर्स में, नई दुनिया पुस्तक का उद्देश्य सामान्य नागरिकों में भूगोल के संबंध में जिज्ञासा उत्पन्न करना, इंटरेस्ट डेवलप करना। इनकी बुक का एम था कि जनरल ह्यूमन बीइंग जो हैं, इंसान जो है, सामान्य इंसान, उसको ज्योग्राफी के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो, तथा हमारे समय के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न हैं, ऑल इंटरनेशनल क्वेश्चंस, क्वेरीज, उन जिनके परिणाम स्वरूप जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बिकॉज क्वेश्चन राइजेज बिकॉज देर आर द इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनके बेसिक इन्फॉर्मेशन सबको पता चले। जैसे कि मैं छोटा सा उदाहरण दूँ, 1919 तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट रहा, 17-18 तक, और 1919 से जोग्राफर्स ने काम करना शुरू किया। बहुत सारी जो थियरीज थी वो रिवाइज हुई, चाहे वो वैगनर थियरी थी या और, मतलब ज्योग्राफी में 1919 के बाद मैक्सिमम काम, 1919 से लेके मैक्सिमम काम शुरू हुआ। तो बच्चों, जैसे जिस भी व्यक्ति ने अपनी थियरी दी थी, उन थियरी को उन्होंने सुधारा, एड ऑन किया। तो यानी आधारभूत जो उनके सूचनाएं थी, बेसिक इन्फॉर्मेशंस, वो पूरे वर्ल्ड को मिली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इन्होंने अपनी किताब में ये बात कही कि जो सामान्य लोग हैं, जनरल पीपल हैं, उनको ज्योग्राफी के बारे में इंटरेस्ट पैदा हो, और जो भी इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, वो हमको कॉमन लोगों को पता चलें। मतलब ये इनका कहने का यहाँ पर मतलब है। पर बेटा बच्चों, ईसा वुमेन जो था, बेसिकली जोग्राफर जो थे, वो ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रांसीसी जोग्राफर्स। और फ्रांसीसी भूगोलवेताओं के आने के संपर्क में आने से इनको संभववाद में विश्वास हुआ, यानी ये संभववादी पॉसिबिलिज्म को के फॉलोअर टाइप बन गए। और इन्होंने कहा, इन्वर्टेड कॉमर्स में अगेन, जब भौगोलिक वातावरण का संपर्क मानव समुदाय से होता है तो उसी प्रकार परिवर्तनशील होने लगता है जिस प्रकार मानव जातियाँ स्वयं परिवर्तनशील होती हैं। कहने का मतलब कि मनुष्य जहाँ पर रहता है वहाँ पर क्या करता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें हल्का चेंज करता है। और हल्का चेंज जैसे सड़कें बनाना, पानी की पाइपलाइन डालना, नहरें खुलवाना, सिंचाई इसके संबंधित भी हो सकता है,
और आपके बिजली पहुंचाना, ये सारी जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, पहाड़ी पर है तो रोड्स बनाना, ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। तो जब ये सारी आवश्यकता के अनुरूप काम करता है तो मनुष्य सोचता है कि उसने नेचर पर विजय प्राप्त कर ली। तो इज़ अ वुमन ने कहा कि ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि मनुष्य जाति खुद परिवर्तन हो रही है। अब जो हम पहले इनिशियल स्टेज में होते, यदि हम हमारी पिक्चर्स देखें सून आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉमन लोगों की, तो हमारा रहन सहन, खान पान, गरीबी, भुखमरी, लाचारी, वो विवशता दिखती उन पिक्स में। और अभी आप 80s की पिक्स देखें तो हिंदुस्तान के सामान्य वर्ग में संपन्नता की दृष्टि साफ दिखाई देती है। तो मनुष्य बदल रहा है क्योंकि वो अपने आसपास का वातावरण भी परिवर्तन करने में लगा हुआ है। और इस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण के स्थान पर मानव द्वारा किए गए परिवर्तनों को ही प्रत्येक जोग्राफर ने संभववाद की परिभाषा के अंदर शामिल किया है। इस प्रकार से बच्चों, वातावरण की सीमा वो अपने विवेक से स्वयं चयन करता है, उसमें परिवर्तन करता है। भौगोलिक क्षेत्र की भू रचना टेरिन को परिवर्तन करता है काफ़ी हद तक। जैसे सड़कें नहीं है तो सड़कें दी, टेरिन उबड़ खाबड़ है तो उसको प्लेन कर करके, क्योंकि अब इतनी मशीन से हमारे पास, कटिंग करके प्लेन करके उसमें अच्छे फर्टिलाइजर्स डाल करके फील्ड्स में कन्वर्ट कर देता है, या अपने अच्छे कोई सेटलमेंट बना देता है। इस प्रकार से परिवर्तन करता है। जैसे बहुत गर्म जब हमारे होता है तो हम क्या करते हैं, अपना एसी वगैरह लगाते हैं, वाटर कूलर लगाते हैं, फैंस इन्वेंट हुए। तो इस प्रकार से जलवायु में भी वो परिवर्तन करते हैं। और इस प्रकार से मिट्टियों में फर्टिलाइज़र डाल दिया, वनस्पति में हाइब्रिड वनस्पति आ गई। और इस प्रकार से इज़ अ वुमन ने पूरा ये कहा कि प्रकृति में भौगोलिक जो प्रदेश शब्द आया बच्चों, ये संभववाद के बाद से ही शुरू हुआ। उससे पहले हम प्राकृतिक प्रदेश ही बोलते थे, जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो उनमें हम जो काट छाट करते हैं तब उसको हम भौगोलिक प्रदेश कहते हैं। इस प्रकार से इज़ अ वुमन ने संभववाद का इनपुट डाला अपने ज्योग्राफी के लेखन में। इस प्रकार से कार्लो सावर ने जो क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द है उसको 1925 में दिया। एरियल डिफ्रेंसिएशन है बच्चों, स्पेलिंग एरिया से बनी है, AREA एरिया, और L लग गया तो एरियल डिफ्रेंसिएशन। क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द कहाँ से आया, कार्लो सावर ने। पर आधुनिक डेफिनेशन सारी किसने दी बच्चों, ये सारी डेफिनेशन दी हार्टशॉन ने। ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ एरियल डिफ्रेंसिएशन। इसको और आगे हम उसको बाद में लेंगे, परंतु हार्टशॉन ने एरियल डिफ्रेंसिएशन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया। अब बच्चों क्या हुआ, इस दौरान आपके स्टार्टिंग 19वीं शताब्दी के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया के महान भूगोलवेत्ता हुए ग्रिफिथ टेलर। अब वो ऑस्ट्रेलिया के हैं या अमेरिकन जोग्राफर, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पढ़ाई सारा सेवा का उन्होंने अमेरिका में दिया, तो इसको उनको हम अमेरिकन जोग्राफर में भी शामिल कर सकते हैं। पर उनको सन ऑफ ऑस्ट्रेलिया उपाधि मिली तो उनको हम ऑस्ट्रेलियन जोग्राफर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों उन्होंने क्या करा उस वक्त तक, क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका था, सारा केमिकल इंडस्ट्री, लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ सारी यूरोप के अंदर काफ़ी डेवलप हो गई थी। USA बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुका। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जापान वगैरह जो इतना हमले में, मतलब उसकी इकनॉमी में कमज़ोर करने की कोशिश की, वो और उभर करके सामने आने लग गया था 1930-40s तक। तो इस प्रकार से एक नया ज्योग्राफी का वाद शुरू हुआ, उसको बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद। और उसमें कि रुको, ठहरो और फिर जाओ, यानी कि पहले हर चीज़ को ऑब्जर्व करो, अनुभव के आधार पर उसे सीखो, रुक करके सीख करके फिर आगे उसको इम्प्लाई करो। इस प्रकार से स्टॉप एंड गो वाला जो फॉर्मूला है ये ग्रिफिथ टेलर साहब ने दिया। अब बच्चों सावर ने कहा कि क्योंकि वो सांस्कृतिक भूगोल के पक्षधर थे, एक तरह से जन्मदाता ही हुए, उन्होंने बहुत काम किया, तो उन्होंने कहा मनुष्य को किसी भी क्षेत्र के सारे जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, सारे सांस्कृतिक पक्ष हैं, रहन सहन, खान पान, घरों की रचना, बसावट, वेशभूषा, केसज्जा, आहारों के भिन्न समय पर भिन्न प्रकार, इस सारे एस्पेक्ट्स को उन्होंने बहुत डिटेल में एम्फेसिस करके जोड़ देते हुए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जब वो थे तब उन्होंने ये काम किया। और इस प्रकार से क्या हुआ बच्चों, एशिया के अंदर
ओरिएंटल कल्चर और ऑक्सीडेंटल कल्चर, दोनों कल्चर, पूरा विश्व दो कल्चरों में बढ़ गया, पूर्वी क्षेत्र के सांस्कृतिक प्रदेश और पश्चिमी गोलार्ध के सांस्कृतिक प्रदेश के रूप में पूरा ये ज्योग्राफी बट गया। अब उन्होंने जो लैंडस्केप जो शब्द, क्योंकि जर्मन से पढ़ कर आए थे अपने ये जोग्राफर जो अपन हैं, तो इन्होंने ईसा वुमेन कार्लो सावर जर्मनी से पढ़ के आए थे, तो इन्होंने लैंडशाफ्ट के ऊपर बहुत काम किया। इन्होंने कहा हर भूदृश्य अपने आप में विशिष्टता लिए हुआ है, उसका विलक्षण लक्षण है और वो सांस्कृतिक पक्ष का धरोहर है। धरोहर मीन्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लैंडस्केप जो है वो सांस्कृतिक लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करता है। तो लैंडस्केप शब्द को उन्होंने सांस्कृतिक पक्ष से जोड़ दिया। इस प्रकार से बच्चों इन्होंने भौतिक, सामाजिक, व्यावहारिक सारे एस्पेक्ट्स को देख करके सांस्कृतिक भूगोल को प्राकृतिक भूदृश्यों के विकास के संदर्भ में हमें इसको स्टडी करना चाहिए। नेचर को हमें कल्चरल एस्पेक्ट को देखते हुए उसको स्टडी करना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने कार्लो सावर ने भूदृश्य संबंधी विचारधारा जर्मन भूवेता हेटनर, सैल्यूटर आदि के विचारों के समानांतर होते हुए इन्होंने स्पष्ट किया। अब इसी प्रकार से क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, समय सारणी के अनुसार इन्होंने हेटनर से बहुत ज़्यादा, हेटनर के वितरण विज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इन्होंने वापस 1925 में अपनी विचारधारा क्षेत्रीय विभिन्नता की रखी और बहुत डिटेल में रखी। और इन्होंने लास्ट में कहा कि ज्योग्राफी अज्यूम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द स्टडी ऑफ एरिया हैज़ फॉर्म्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इसका मतलब ये बच्चों उन्होंने कहा कि ज्योग्राफी जो है वो अपना एक विशिष्ट महत्व रखती है, उसकी एक जिम्मेवारी है कि वो किसी क्षेत्र का अध्ययन करे, उस क्षेत्र के बनावट को देखे, उसके आकार को देखे, उसकी संरचना को देखे, उसके कार्यात्मक क्रियाकलाप को देखे। ये सारी विचारधारा को रखा उन्होंने कार्लो सावर ने। अब इस प्रकार से कार्लो सावर ने सांस्कृतिक हृदय स्थलों की उत्पत्ति की संकल्पना, इनकी नेम ऑफ द इनका जो कार्य है वो है कि सांस्कृतिक हृदय स्थलों की उत्पत्ति की संकल्पना मतलब जो कल्चरल ज्योग्राफी के हार्ट लैंड्स हैं उनके ओरिजिन्स की कॉन्सेप्ट्स को देखो, पढ़ो। जैसे हमारा जितनी भी वर्ल्ड की सिविलाइजेशन है, इंका सिविलाइजेशन, माया सिविलाइजेशन, मेसोपोटेनियम सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन और आपके नाइल सिविलाइजेशन, अपने यांग सिटी सिविलाइजेशन, तो उन्होंने कहा ये सारे क्या हैं, हृदय स्थल हैं किसके, सांस्कृतिक भूदृश्यों के। तो इस प्रकार से इन सब को देखते हुए इनका विकास और उसके अनुसार अपना व्यावहारिक पक्ष रखना चाहिए, मतलब व्यावहारिक मतलब उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तभी संभव है जब हम इन सारे कल्चरल एस्पेक्ट्स को प्रकृति के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ें। और उन्होंने यूरोपीय कार्यों को जो इतना एक्सेस विदोहन हो रहा था, एक्सेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स हो रहा था, सोशली एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, आचार व्यवहार, खान पान, पहनावा बहुत ज़्यादा बदला, उस सब का इन्होंने विरोध किया। एक्सप्लॉयटेशन मतलब यहाँ पर विदोहन है, खनिजों का विदोहन। तो इस प्रकार से कार्लो सावर जो थे ये बहुत ही ग्रेट और महान शिक्षक और भूगोल के गाइड हुए, मार्गदर्शक हुए आने वाली जनरेशन्स के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ये इस प्रकार से मैं ग्रिफिथ टेलर को बच्चों अमेरिका में शामिल नहीं करूँगी क्योंकि हमने इसको ऑस्ट्रेलिया में देखा है, ऑस्ट्रेलिया के थे ये बेसिकली। तो हम इसको आगे कल हम नवनिश्चयवाद के जन्मदाता ग्रिफिथ टेलर के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अमेरिकन विचारधारा पर विराम देती हूँ। थैंक यू।